बहनों भाइयों, जय श्री राम। आशा है आप सभी स्वस्थ और आनंद होंगे। आज मुख्य विषय पर चर्चा करने के पूर्व हम चाहते हैं कि जो कल लोकसभा चुनाव का प्रथम चरण में मतदान हुआ उसके बारे में कुछ बात कर लें। कल जो मतदान हुए उसमें एक बड़ी विचित्र बात यह रही कि मतदान का प्रतिशत बहुत कम था। अब यह एक विषय चिंतनीय तो है ही और आश्चर्यजनक भी है, क्योंकि देश की जनता बहुत कुछ आज की स्थितियों से वाकिफ है और उसे मालूम है यह चुनाव कितने महत्वपूर्ण हैं। उनके खुद के लिए ये चुनाव बहुत बड़े निर्णायक सिद्ध होने वाले हैं। उसके बावजूद ये लापरवाही ये सोचने वाली बात है। इसलिए कम से कम अब आप सब और लोगों को भी सचेत कीजिए कि वे चुनाव में मतदान करने के लिए अवश्य ही जाएं। इसी में हम सबका हित है। आइए, महाभारत 2024, ऐसा मैंने इसलिए कहा, ये जो लोकसभा चुनाव 2024 में होने जा रहे हैं वो किसी महाभारत से कम नहीं होने वाले। क्यों कि जिस तरह से महाभारत एक विशाल था, व्यापक था और उसका दूरगामी प्रभाव पड़ा, उसी तरह से ये चुनाव भी न केवल विशाल हैं, विशाल तो इसलिए समझिए कि भारत जो है वह दुनिया का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है, इसलिए उसके चुनाव भी बहुत विशाल होंगे ही, इसीलिए कई चरणों में मतदान हो रहा है। तो ये तो विशालता इसकी हो गई, लेकिन इसके परिणाम भी जो हैं वो बहुत निर्णायक सिद्ध होंगे, जिस तरह से महाभारत के पश्चात हुए थे। अब आइए, जिस तरह से महाभारत में 18 अक्षौहिणी सेना आई थी, लड़ी थी, उसी तरह से अब यहाँ देख लीजिए, एक ओर 26-27 अक्षौहिणी सेना तैयार खड़ी है और दूसरी ओर अकेला एक व्यक्ति खड़ा है। केवल उस एक व्यक्ति को हराने के लिए इतनी लंबी चौड़ी सेना इकट्ठी हो गई है। तो इसलिए यह भी महाभारत की याद दिला रहा है, जहाँ पर पूरी कौरव सेना थी और एक अकेले, वास्तव में कहा जाए तो एक अकेले कृष्ण बिना हथियार के लड़ रहे थे। तो अब उसी तरह से देखिए, महाभारत में दूर सुदूर के लोग उसमें युद्ध में हिस्सा लेने के लिए आए थे। क्यों? अब ये वही जाने, उनकी रिश्तेदारी, नातेदारी या युद्ध की इच्छा। उसी तरह से इस चुनाव में भी दूर सुदूर के लोग प्रत्यक्ष नहीं तो अप्रत्यक्ष रूप से भाग ले रहे हैं। यह हम आगे चर्चा करेंगे। इसलिए यहाँ पर जो स्पष्ट दिखाई दे रहा है सामान्य लोगों को, वो महत्वपूर्ण नहीं है। वो महत्वपूर्ण इसलिए नहीं है कि जो इंडी अलायंस की तरफ से लोग चुनाव लड़ रहे हैं उनको भी परिणामों की जानकारी का एहसास पहले से है और शायद इसीलिए वे यहाँ से वहाँ भाग रहे हैं। जब उनके सेनापति ही भाग खड़े हुए तो फिर उस सेना का क्या हाल कहें। ये आपने वो कहावत सुनी होगी कि वो हाथी होता है ना, जो पूरे फौज पे भारी हो जाता है, वैसी स्थिति हो गई इनके यहाँ की सेनापति कि वो वहाँ से अपनी परंपरागत सीट छोड़कर भाग खड़े हुए हैं। तो
ये महत्वपूर्ण इसलिए हमारी नज़रों में नहीं है, लेकिन महत्वपूर्ण जो है वो ये है, भारत ने पिछले 10 वर्षों में जो प्रगति की है, चाहे वो अर्थव्यवस्था के संबंध में हो, चाहे वो विकास के संबंध में हो, चाहे वो विश्व में अपने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाने के लिए स्थान बनाने में हो, ये कई क्षेत्रों में इस तरह से भारत ने प्रगति की। दुनिया में महाशक्ति के रूप में आज 3 देशों की गिनती की जाती है। सबसे बड़ा अमेरिका, वह तो महाशक्तिशाली है और अपने उस शक्तिशाली होने के दंभ के कारण हमेशा अन्य देशों पर अपनी दादागिरी दिखाता रहता है। दूसरा रूस और तीसरे नंबर है चीन। ये तीनों देश शक्तिशाली होने के कारण एक अलग अपना स्थान बनाए हुए हैं। अब उनके साथ साथ इन 10 वर्षों में भारत का नाम चौथी महाशक्ति के रूप में जुड़ने जा रहा है या जुड़ गया है। और ये हो सकता है कि आने वाले दिनों में यदि यही सरकार बनी रहती है, मोदी जी की सरकार बनी रहती है, मोदी जी प्रधानमंत्री रहते हैं, तो ऐसा ना हो कि कहीं भारत सर्वोच्च शिखर पर हो। और इसी की आशंका से ये जो 3 महाशक्तियां हैं वो विचलित हैं। उनका विचलित होना स्वाभाविक है, क्योंकि जिस तरह से आज पूरी दुनिया में मोदी जी मोदी जी मोदी जी का डंका बज रहा है और जिस जगह जो वो जाते हैं उसी जगह उनके लिए पलक पावड़े बिछाए जाते हैं। ये बात सामने तो दिखाते हैं अपना, लेकिन भीतर में उनको यही जलन, यही कुढ़न खाई जा रही है। अब यहाँ फिलहाल हम रूस को छोड़ सकते हैं, क्योंकि रूस एक तो वैसे भी हमारा स्वाभाविक मित्र रहा है और वर्तमान में युद्ध में वो व्यस्त है, इसलिए वो भारत के विरुद्ध नहीं जाएगा और ना ही गया है। लेकिन बाकी दोनों देश भी यही चाह रहे हैं कि वर्तमान में जो मोदी सरकार है वह ना रहे। इसमें उन दोनों का ही हित है। अब ऐसी स्थिति में वो क्या करेंगे ये आप स्वयं समझ सकते हैं। तो इसके लिए कोई आज से नहीं, बहुत पहले से उन लोगों ने प्रयास शुरू कर दिया। तो आज मोदी जी चौतरफा युद्ध लड़ रहे हैं। ये जो यहाँ के लोकल स्थानीय नेता हैं वो तो हैं ही, चलिए, लेकिन मैंने वैसे भी कहा कि वो इतने महत्वपूर्ण नहीं हैं। लेकिन इसके साथ साथ पूरा विश्व, जिसमें अमेरिका, चीन, इंग्लैंड, पाकिस्तान, कनाडा, पोलैंड, ये सारे देश अपनी वजह से ये नहीं चाहते कि ये भारत में मोदी जी आए। तो ये लोग भी युद्ध में अप्रत्यक्ष रूप से शामिल हैं। अब अप्रत्यक्ष रूप में कैसे? बहुत कम लोग इन बातों पर ध्यान दे पाते हैं कि जैसे कई समय से आपने देखा होगा, कई बार बीच में यूएनओ के दुनिया भर की जो संस्थाएं बनी हुई हैं वो अपने एक रिपोर्ट जारी करती हैं। कभी हंगर इंडेक्स, तो कभी गरीबी का इंडेक्स, तो कभी खुशहाली का इंडेक्स, तो कभी बेरोजगारी का इंडेक्स। ये सूची जारी करती हैं कि कौन से देश का नंबर कौन सा है। तो आपने देखा होगा अभी बीच में बहुत पहले एक भूखमरी के बारे में आया था। उसमें भूखमरी के लिए भारत का जो स्थान दिया था
वो पाकिस्तान से ऊपर था। अब आप अंदाज़ा खुद लगा लीजिए, आप तो भारतवासी हैं, कि क्या भारत में पाकिस्तान से भी बुरी हालत है भुखमरी के मामले में। उसी तरह से गरीबी के मामले में भी इसी तरह बताने का प्रयास किया गया। अब उन्होंने तो रिपोर्ट दे दी, अब उसका तुम यहाँ फ़ायदा विपक्ष उठाता रहे, ये उनकी नीयत है। अब वो नए हल्ला मचाया कि देखो ये हाल, दुनिया ऐसा बोल रही है, दुनिया ऐसा बोल रही है। उसी तरह से अभी जैसे बेरोजगारी के बारे में ILO ने कह दिया कि इतने प्रतिशत आपके यहाँ बेरोजगारी है। अरे बेरोजगारी है तो इसका मतलब ये हुआ कि जो इतना इंफ्रास्ट्रक्चर पर काम हो रहा है, जो अहमदाबाद में इतनी बड़ी स्टैचू बनी, इतनी सारी मेट्रो बनी, इतने सारे एम्स बने, इतने सारे मेडिकल कॉलेजेस बने, इतना सारा विकास कार्य वाराणसी में हुआ, स्टेशन नए नए बनते चले जा रहे हैं, पोर्ट नए नए बनते जा रहे हैं, एयरपोर्ट नए नए बनते जा रहे हैं, और रक्षा के मामलों में आज देश में ही दुनिया भर के हथियार बनते चले जा रहे हैं। तो ये सब क्या भूत बना रहा है? इसमें कोई रोजगार नहीं मिल रहा। सड़कें जो बन रही हैं उसमें लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा। विशाल विशाल यहाँ पर काम हुए जा रहे हैं, तो उनमें क्या लोगों को रोजगार नहीं मिल रहा है? उसमें क्या वो भूत वहाँ पे आके काम करते हैं? तो ये सब बातें जितनी ये ऐसा होता है कि एक बार एक किसी आदमी ने बोल दिया कि भैया आपका वो कान कौआ ले गया, तो आदमी कान को देखेगा या फिर कौए को देखेगा? तो उसी तरह के हालात हैं हमारे यहाँ। एक ने कुछ बोल दिया तो फिर बाकी लोग पुंगी बजाने लगते हैं, वही महंगाई बेरोजगारी, महंगाई बेरोजगारी। अरे महंगाई ये तो बताओ पहले। ठीक है चलो मैंने माना आपके हिसाब से महंगाई है, तो महंगाई है तो आज आपको पेट्रोल भी महंगा है, इतना पेट्रोल महंगा हो तो आप आज देखिए सड़क पर पहले की अपेक्षा दुगने वाहन दिखाई देते हैं। लोग ढेरों गाड़ियाँ चलाए जा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कि उनने अपनी गाड़ियाँ रखती हूँ भाई पेट्रोल महंगा है, महंगाई हो गई यार, हमारी तो इनकम इतनी नहीं है भाई, हम कैसे चलाएंगे? नहीं, फालतू भी बच्चे तक को गाड़ियाँ दे के रखे हैं और वो बच्चे भी अपनी गाड़ियाँ चलाए जा रहे हैं। आप किसी भी मार्केट में चले जाइए, मॉल में चले जाइए, वहाँ आपको बराबर भीड़ मिलेगी। आप स्टेशन पे चले जाओ, आपको लोग बाग जाने वाले ढेरों मिल जाएंगे। ढेरों बड़ी बड़ी शादियाँ हो रही हैं, सब में प्रदर्शन हो रहा है बहुत बड़ा बड़ा। तो ये क्या महंगाई, कैसी महंगाई भाई ये? अगर महंगाई है तो लोग क्यों, आप उसमें चले जाइए PVR में या सिनेमा थिएटर जो भी हैं उनमें जाइए, वहाँ आप भीड़ पाएंगे। तो ये फिर महंगाई कैसी महंगाई है? बेरोजगारी तो और महंगाई ये हमेशा रहते आई है और रहेगी, ये समाप्त नहीं होगी, इसका हल्ला समाप्त नहीं होगा। क्योंकि मैं आपको बताता हूँ, मैं इस एक बात से बता रहा हूँ कि जब हम छोटे थे, समझिए स्कूल भी मान लीजिए छोड़ दीजिए, तो सन 70-71 की बात से ले लें, तो उसके बाद कॉलेज में गए या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम दिए, तो उन सब में महत्वपूर्ण विषय निबंध के क्या होते थे? महंगाई, भ्रष्टाचार, बेरोजगारी, बढ़ती जनसंख्या। वही विषय आज भी वर्तमान में है। तो ये तो हमेशा अक्षुण्ण है, अमर हैं, ये तो बने रहेंगे, इन पे कुछ नहीं। हाँ, इन पे चुनाव लड़े जा सकते हैं, ऐसा नहीं है कि दूसरे आ जाएंगे तो वो महंगाई एकदम से कम हो। और महंगाई का जहाँ तक सवाल है, भारत में जो महंगाई है दर, वो पूरी दुनिया में दूसरे देशों की अपेक्षा कम है। तो ये सारी नैरेटिव फैलाता कौन है? विदेश से। अब
केवल विदेश के लोगों ने इतना ही नहीं किया। अब जैसे अमेरिका ने आपको बदनाम करने के लिए क्या किया कि वो पन्नू कांड हुआ था ना, पन्नू ने कहा कि भाई मेरे को मरवाने के लिए फलानी ऐसी साजिश रची गई रा के द्वारा। रा का एजेंट ने बात किया शूटर से, शूटर फिर वहाँ रा के ऑफिस में जाकर दिल्ली में बात किया, उसने वीडियो कॉल किया, वो सारी बातें दिखा रहे हैं। ये कितनी बेवकूफ़ी की बातें बता रहा है वो, है? जब ये बातें बोल रहे हैं तो उनको ये भी अक्ल नाम की चीज़ नहीं है कि रा जैसे ऑफिस में कोई रा का एजेंट इस तरह से खुलेआम अपनी फ़ोटो नहीं देता, वीडियो कॉल करेगा, वो भी रा के ऑफिस में बैठ के जहाँ पर सब मीटिंग चल रही हो। वहाँ तो मोबाइल भी अंदर ले जाने की अनुमति नहीं रहती। जब मोबाइल ही नहीं रहते उनके पास में वहाँ पर, तो मोबाइल से वीडियो कॉल लेने की बातें कहाँ से आ गई? नहीं तो बोल दो, बोलने में क्या जाता है, हमारा क्या लगता है बोलने में? आपकी जो बातें तो पहुँच गई, झूठ तो पहुँच गया हमारा आपके पास, अब आप उसके धागे बनाते रहो, सिलते रहो उसको। ये देखो रा के लोग ऐसा कर रहे हैं, देश का नाम बदनाम हो रहा है ऐसे में। तो अभी बीच में हल्ला मचा दिया कि भाई बीबीसी बड़ा चिंतित हो गया कि वो 20 लोग, अपना इंग्लैंड चिंतित हो गया, गार्जियन में अपना छाप दिया कि वो जो 20 लोग पाकिस्तान में मारे गए हैं वो रा के द्वारा मारे गए। तो भाई इसमें तुमको चिंता करने की क्या आवश्यकता है? इससे अच्छा यहाँ के लोगों को, यहाँ के लोग ज़बरदस्ती उसमें बड़े वो हो जाते हैं इन्वॉल्व, अरे ये तो बहुत गलत हुआ, ये तो बहुत बदनामी वाली बात हो गई। अरे काय की बदनामी हुई? ये तुम अपने ये पुराने नज़रिए से सोचना छोड़ दो। आज अमेरिका ने जब ओबामा को ठोका था, ओसामा बिन लादेन को ठोका था, तब क्या उसमें उसने बदनामी का सोचा था? या ये लोग जब अपने देश के लिए किसी को उठाते हैं, ले जाते हैं, ख़त्म करते हैं, तो क्या सोचते हैं बदनामी क्या, इसमें हमारी बदनामी हो जाएगी? अब वो बीच में इस तरह से इनके विदेशी मीडिया से भी वार हुए जा रहे हैं। किसके खिलाफ? मोदी जी के खिलाफ। विदेशी मीडिया, फिर विदेश से फंडिंग पर चलने वाले यहाँ के मीडिया संस्थान, वो भी इस प्रहार में लगे हुए हैं। अब जैसे अभी बीच में एक Scroll.in ने कह दिया कि वो इलेक्टोरल बॉन्ड पे ऐसा खुलासा कर रहा है, ऐसी छानबीन कर रहा है। अरे तो करते रहो ना, इलेक्टोरल बॉन्ड से कौन सी परेशानी हो गई? एक आम जनता को क्या फ़र्क पड़ गया उससे? क्या पहले चुनाव में पैसे नहीं लगते थे और पैसे नहीं दिए जाते थे? चुनाव का हर आदमी जानता है और आज भी जानता है। और क्या इलेक्टोरल बॉन्ड केवल एक पार्टी को दिए गए जो ऐसे परेशान हो रहे हो आप? सारी पार्टियों को दिए गए, सभी को सोचना चाहिए। फिर इसमें कौन से सोचने की बात हो गई? तो इस तरह के इस ऑर्गेनाइजेशन, NGOs, फॉरेन फंडिंग पे चलने वाले NGOs, फॉरेन फंडिंग पे चलने वाले मीडिया संस्थान, विदेशी मीडिया, विदेश, ये सारे के सारे प्रहार करने में लगे हुए हैं। तो इनका प्रहार ज़्यादा घातक है बताए हमारे बजाय इन हाथियों के। इन हाथियों की उतनी ज़्यादा चिंता ना तो भाजपा को है और ना ही यहाँ की जनता को, क्योंकि जनता भी इनका चरित्र समझ चुकी है। अब आइए दूसरा चीन पर। चीन की आर्थिक व्यवस्था वैसे भी बिगड़ी हुई है, तो और उसकी अर्थव्यवस्था को बेटर कौन बना सकता है? भारत। क्योंकि भारत ने जो उस अर्थतंत्र पर हमला कर दिया है, जो भारत उसका बहुत बड़ा मार्केट था, वो उसका समाप्त जैसा हो गया है। ऐसी स्थिति में चीन भी बौखलाया हुआ है। उसके साथ साथ आप याद कीजिए, आज से 10 वर्ष 12 वर्ष पूर्व तक चीन के नाम से एक आम भारतीय में ये था, नहीं चीन भाई बड़ा शक्तिशाली देश है, उससे मुकाबला करना भारत के बस का रोग नहीं है, उसके बाद बड़ी ताकत है। पाकिस्तान को तो ठीक है, चलो आप हरा लेते हो, मगर चीन के साथ मुकाबला करना, बड़ी ताकत वाली, बड़ी सेना विशाल है, बड़ी ऐसा है वैसा है।
इतना एक माहौल बना के रखा हुआ था चीन के बारे में। रहता ना कोई, अरे भाई फलाने दादा आ रहे हैं, तो उस दादा का एक माहौल जो बन जाता है। अब वही दादा मान लीजिए कहीं दूसरे शहर जाता है तो वहाँ एक ऑर्डिनरी आदमी उसको पीट देता है। क्यों? क्योंकि उसका जो ऑरा है, जो पीछे से कि फलाना दादा है, फलाना गुंडा है, वो उसके पास नहीं रहता वहाँ। वो तो उसके लिए सामान्य आदमी है, तो उसने उसको ठोक पीट दिया, लेकिन वो अपने इलाके में सुरमा बना रहता है। तो उसी तरह से चीन की स्थिति थी। चीन के बारे हुआ बना था, ऐसा है वैसा है। मगर ताज्जुब की बात है कि 2014 के बाद जिस तरह से चीन की असलियत सामने आई है, तो लोगों को समझ में आ गया कि चीन कोई बड़ा हुआ नहीं है, उसको भारत कभी भी ठोक सकता है, और ठोका है। जब उनके 80 सैनिकों की कब्र खुद गई और उसको उसने छुपाया, और वो सैटेलाइट के जरिए लोगों के सामने आई, दुनिया के सामने, तब चीन की सेना को भी समझ में आ गया है कि हमारे लिए मुकाबला भारत से आसान नहीं है। और ख़ास तौर से पहाड़ी स्थलों पर भारत की सेना जिस डट के खड़ी रहती, वो बेमिसाल है। तो ये स्थिति थी पहले कि चीन जरा सा हड़काता था तो भारत कांप उठता था। मनमोहन सिंह जी एक बार अरुणाचल प्रदेश क्या चले गए, और उसने जो घुड़की दिया, उस दिन के बाद से मनमोहन सिंह जी ने उस दिशा की ओर, पूर्व दिशा की ओर, यानी अरुणाचल प्रदेश की दिशा की ओर सिर रखकर सोना भी बंद कर दिया था। इतनी घबराहट हो गई थी। लेकिन आज क्या समझते हैं? आज उसी अरुणाचल प्रदेश में मोदी जी ने दुनिया भर के इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का शुरू कर दिए। चीन चीखा, चिल्लाया, चिल्लाते रहो। तो वो चीन भी यह नहीं चाहेगा कि मोदी जी फिर से आए। मालदीव का जो लफड़ा हुआ, मालदीव में चीन ने होशियारी की, वहाँ क्विट इंडिया मूवमेंट चालू करवाया, और उसके नतीजे में उस तरह की सरकार उनकी बनी। अब उसने फिर इंडिया के खिलाफ किया, लेकिन इंडिया ने एक हल्का सा झटका क्या दिया, तो उसके होश ठिकाने आ गए। अब वो फिर गिड़गिड़ाता हुआ भारत के सामने आ रहा है, तो वहाँ पर भी चीन की पिट गई। इसके साथ साथ चीन जो अपनी दादागिरी दिखाना चाहता है, वो चीन सागर की तरफ, हिंद महासागर की तरफ, तो वहाँ पर भी अब भारत ने भी उसका मुकाबला वैसे ही करना शुरू किया। भारत ने भी ताइवान को साथ देना शुरू किया, इंडोनेशिया को साथ देना शुरू किया, क्योंकि ये इंडोनेशिया जिसकी सीमा भी नहीं लगी है चीन से, उस पर भी अपना हक जमाता है। ताइवान हुआ, फिलीपींस हुआ, इन लोगों को छोड़ के फिलीपींस को भी इंडिया ने पीठ थपथपाई और उसको ब्रह्मोस दिए हैं, और पहली खेप कल निकल गई, उनको मिल गई, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है। अब चीन इसमें बौखलाता है, चिल्लाता है। क्यों? इसके पहले तुम कुछ भी करो, तुम श्रीलंका में आकर अपना पोर्ट बनाओ, अपना बेड़ा बनाओ, वहाँ रखना चाहो, मालदीव को अपना वो तुम करो, हिंद महासागर में घुस जाओ, तो वो सब हम मान लें, और हम करेंगे तो तुम्हारे को फिर अब मिर्ची लग रही है। तो ये बराबरी से जब से भारत ने करना शुरू किया है, तो चीन और उनके पिट्ठुओं को मिर्ची लग रही है, इसलिए थरथरा रहे। चीन ने आक्रमण कर दिया, चीन ने हमारी सीमा ले ली है। अबे चीन ने जो तुम्हारी सीमा ली थी, वो तुम्हारे दादा नाना पर लोगों के समय पे ली थी। आज वो इंच भर जमीन लेने की औकात नहीं कर सकता। लेकिन इस चुनाव के दौरान वो गड़बड़ियां करने की पूरी कोशिश करेगा। अब वो गड़बड़ी कैसी? वो आपके हिंद महासागर में अपना बेड़ा ला के डाल सकता है, वो सीमा पर कुछ छुटपुट हरकतें करने की दिखाना कर सकता है, ताकि विपक्षियों को हल्ला मचाने में सहूलियत जाए कि देखो हमारी सरकार चीन के आगे घुटने टेक रही है। तो इन सब तरफ की, लेकिन वाह, मानना पड़ेगा हमारे विदेश विभाग और मोदी जी की दूरदर्शिता को।
मोदी जी को ये सारी चीज़ों का एहसास था और उन्होंने इसके लिए पहले से पूरा इंतज़ाम कर रखा है। उन्होंने लक्षद्वीप में अपनी मिसाइल, अपना एक नौसेना का समझिए ये एक अड्डा बना के रख दिया है, ताकि वहाँ पर यदि चीन आए और कुछ गलत हरकत करने की कोशिश करे तो उसको स्पष्ट संदेश है कि बेटा छोड़ा नहीं जाएगा तुमको, ये अच्छे से समझ लो। अब वो भारत नहीं है कि जो नहीं भैया जी, नहीं दादाजी ऐसा करे, वो वाली बात नहीं है। अब तो हम बराबरी से ठोकेंगे और तुमको मार मार के भगाएंगे। उसी तरह से रेगिस्तान में जो हमारे 10,000 सैनिक भरी गर्मी में अपना काम कर रहे थे, उन सैनिकों को चीन की सीमा से जरसटे गांव में पहले से तैनात कर दिया गया कि ताकि अगर ये थोड़ा सा भी इंच भर इधर उधर हिलने डुलने की कोशिश करे, ठोक दो। और हमारी सेना को पहली बार ये अधिकार मिले हैं 2014 के बाद कि हमसे पूछने की आवश्यकता नहीं, जो आपको उचित लगता है देश की सुरक्षा के लिए आप वो काम करो, आपको ठोकना है ठोक दो, उस बाकी जिम्मेदारी हमारी। तो जब से सेना के पास ये अधिकार मिले हैं, सेना का हौसला और ज़्यादा बढ़ गया है और उसी कारण ये उनके जो पिट्ठू हैं वो बिलबिला रहे हैं। अब ये पिट्ठू क्यों हैं कि भाई आप ये बताइए कि आपने चीन के साथ में राहुल और सोनिया गांधी ने क्या MOU किया, आप बताते क्यों नहीं? क्या वो अरुणाचल प्रदेश के लिए किया या लद्दाख के लिए किया है कि हम सरकार पे आएंगे तो हम आपको ये सब सौंप देंगे? बताइए ना, आप भी बताइए, क्या इसी के लिए है? तो इसीलिए बार बार चीन 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 करते रहते हो। वहाँ पर अभी लद्दाख में वो वांगचुक को खड़ा कर दिया था, अब कहाँ छुप गया वांगचुक? वो ये वांगचुक उसी तरह से था जैसे आपने गन्ना हजारे को खड़ा किया था, लोगों का ध्यान उस पर चला गया। लोग उन्हीं को ज़्यादा ध्यान देते हैं ना, लोग सरकार की नहीं सुनेंगे, लोग सेना की नहीं सुनेंगे, लोग प्रधानमंत्री की बात नहीं सुनेंगे। वो गन्ना हजारे क्या बोल दिया, वो तुम्हारा वांगचुक ने क्या बोल दिया, वो बड़ा इनके लिए निर्णायक हो जाएगा। तो वो वांगचुक कहाँ से पैदा हुआ? इसी चीन के द्वारा। उसको राशन पानी कौन ने दिया? इसी विपक्ष ने दिया कि हवा इनने भरते गए। तो इस तरह की जो गोटियां चली जा रही हैं, जिससे आम जनता वाकिफ नहीं है कि किस तरह से चौतरफा तरह से प्रहार हो रहे हैं। ये जो चुनाव सामने लड़े जा रहे हैं, इसका तो कोई उतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये तो अब उनको भी समझ में आ गया है। तभी तो अमेठी से राहुल भागकर वायनाड चले गए। रायबरेली में तय नहीं कर पा रहे बेचारे। जितने चुनाव क्षेत्रों में कर रहे हैं, और इनका गठबंधन भी कैसा है भाई? अगर आपका गठबंधन हुआ है तो आप एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाइए, उसके अनुरूप आप अपना घोषणा पत्र बनाइए। अब कांग्रेस अपना घोषणा पत्र में कुछ अलग घोषणा कर रही है, वादे अलग कर रही है। उसके बाद अपना सपा जो है वो अपनी अलग घोषणा पत्र जारी कर रही है। उन दोनों को मिलाइए तो दोनों में भिन्नता दिखती है विचारों में और वादों में। उसी तरह से अभी मुफ्ती मोहम्मद सईद ने अपनी घोषणा पत्र जारी की, सारे TMC ने अपनी घोषणा पत्र जारी की। तो ये सारे रामद्रोही, देशद्रोही अपने आप को बताते हैं कि हम ऐसा हैं वैसे हैं। तो इनके जो घोषणा पत्र पे आप ध्यान देंगे तो ये समझ में आ जाएगा कि इनकी इरादे क्या हैं। अब मैंने आपको बोल दिया, चलो मैं आपको 2 लाख रुपए दूंगा, मेरा बोलने में क्या जाता है? क्योंकि मेरे को सरकार तो बनानी नहीं है, सरकार तो मेरी बननी नहीं है, मगर मैंने बोल दिया तो इससे जितने लोग सुनकर प्रभावित हो जाएं, भोले भाले लोग, वो तो मेरे को वोट दे देंगे। इस तरह से कम मेरा कुछ वोट प्रतिशत तो बढ़ जाएगा। तो इस तरह से बातें करके
इस तरह से भ्रम फैलाना, और सारे लोगों का तो किसका माना जाएगा? मान लीजिए कल के रोज आपकी सरकार बन गई, तो अब सपा बोलेगी कि मेरे वादे पूरे होंगे, कि कांग्रेस के वादे पूरे होंगे, कि टीएमसी के वादे पूरे होंगे, कि शरद पवार की कांग्रेस के वादे पूरे होंगे, कि उद्धव ठाकरे के वादे पूरे होंगे। ये तो आप पहले निश्चित कर लो, वहां पर आपकी चुप्पी हो जाती है। दूसरी बात कि जिस तरह से महाभारत में नीतियों को ताक पर रख दिया गया था, ये मुख्य बात है। जिस तरह से नीतियों को ताक पर रखकर युद्ध लड़ा गया था, उसी तरह से यह चुनाव भी नीतियों को ताक पर रखकर लड़ा जाएगा। और इसलिए आपका ये उम्मीद करना कि नहीं भाई ये तो गलत हो रहा है, आप गलत कर रहे हो मोदी जी, ये तो भाजपा का गलत है, भाजपा को ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ये नीतिगत ज्ञान भाजपा को देना बंद करिए। ये नीतिगत ज्ञान अपने दूसरों को दीजिए, क्योंकि जब अनीति से आप लड़ रहे हो तो उसका जवाब भी अनीति से ही दिया जाएगा। तो ये आप निश्चित मान के चलिए कि इस चुनाव में नीतियां वाली बात या आदर्श वाली बातें आप भूल जाइए। जिस तरह से महाभारत में चाहे वो भीष्म को मारा गया हो, द्रोणाचार्य को मारा गया हो, कर्ण को मारा गया हो, दुर्योधन को मारा गया हो, सारे नियमों के विपरीत थी बातें, लेकिन मारा गया ना। तो उसी तरह, और मारने के बाद जय जयकार हुई ना, लोगों ने उनसे मुंह तो नहीं मोड़ा ना, लोगों ने उन्हीं को सराहा ना, लोगों ने उन्हीं को आदर दिया ना। तो कई बार स्थितियां ऐसी जरूरी हो जाती हैं कि उन स्थितियों में आपको उस तरह का निर्णय लेने पड़ते हैं। और एक महत्वपूर्ण बात कि चलिए प्रथम चरण का चुनाव का तो हो गया शांतिपूर्वक। उम्मीद करता हूँ कि ये आगे होने वाले चुनाव भी इसी तरह शांतिपूर्वक बीत जाएंगे, जिसकी मुझे उम्मीद बिल्कुल नहीं है। इसमें ये लोग कुछ भी कर सकते हैं और किसी हद तक भी ये जा सकते हैं। तो दंगे, फसाद, हत्या, दुनिया भर की चीज़ें संभावित हैं। देखिए, और मोदी जी ने भी साफ साफ कह दिया कि मैंने किन किन लोगों से दुश्मनी ली है और ये लोग मेरे साथ कुछ भी कर सकते हैं, मगर मैं आपके देश के लिए और आपके लिए मैं लड़ता रहूँगा। उनका ये कहना बहुत कुछ समझा देता है कि उनके ऊपर कितना बड़ा दबाव है, वो कितने उस पर बावजूद वो कितने एक निष्ठा के साथ। तो मैंने आपको ये कहा ना कि मोदी जी इस विकराल परिस्थितियों से अकेले जूझ रहे हैं, तो उनको इसलिए जनता को इस बात को समझना चाहिए कि ये केवल वो अपने लिए नहीं कर रहे हैं, बल्कि देश के लिए, देश की जनता के लिए कर रहे हैं। अब मैंने कहा कि आपको ये जो लोग हैं इनका इतना महत्व नहीं है, क्योंकि ये सारे लोग विदेशी इशारों पर काम कर रहे हैं। ये समझिए उनके एक प्यादे हैं जिनके लिंक कहीं और जुड़े हुए हैं, तो इसलिए ये अपना काम कर रहे हैं। और दूसरी बात ये है कि ये लोग इतने भ्रष्टाचार में आकंठ डूबे हुए हैं, और जिस तरह से मोदी जी ने कड़ाई से फैसले लेने शुरू किए हैं, जिस तरह से केजरीवाल आज जेल में पड़ा हुआ है, तो उससे इन लोगों के नस नाड़ी और ढीले पड़ गए। उससे इनको ये लग गया है कि यदि हम चुनाव हारे तो निश्चित रूप से हम पे भी हाथ पड़ेगा और हमको भी वहीं हवा खानी पड़ेगी। तो ये एक उनके ऊपर भय का भी है दबाव।
और इस भय से कि हम चुनाव हार रहे हैं, हार जाएंगे, अब जनता हमको पसंद नहीं कर रही है, जनता हमारे हालचाल समझ चुकी है। तो और ये जो हालचाल समझी है जनता, ये आप समझ लीजिए सोशल मीडिया की उसमें बहुत बड़ी भूमिका है। अन्यथा यहाँ जो मीडिया है आपका, चाहे वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, वो आपको पूरी जानकारी तो देता ही नहीं, वो अपने हिसाब से जानकारियाँ देते हैं। तो इसमें आज इन लोगों को ये समझ में आ गया है कि हमारी क्या स्थिति है, इसलिए वो लोग और बौखलाए हुए हैं। और देखिए, जब कभी हारता है ना कोई आदमी, तो वो इसी तरह से बौखलाहट में और गलतियां करते जाता है। हम लोग जब हॉकी खेलते थे तो हम लोग सामने वाली टीम को थोड़ा चिढ़ा दो, मान लीजिए आपने उनके ऊपर एक गोल कर दिया है, उसके बाद आप उनको थोड़ा सा चिढ़ा दो, हंस दो, तो उसमें वो बौखला जाते थे और बौखला के फिर वो रफ खेलने लगते थे, मारपीट झगड़ा। और जब वो रफ खेलते थे तो उसमें उनका खेल और बिगड़ जाता था, और ऐसी स्थिति में हम उनकी टीम पर और गोल मारते थे। तो इसी तरह की स्थिति आज विपक्ष की है। मोदी जी एक छेड़ देते हैं और उसमें ये बौखला के अनाप शनाप गालियाँ, दुनिया भर की कोसना इनका चालू हो जाता है। ऐसी स्थिति में आप समझ सकते हो कि उनकी स्थिति क्या चल रही है और उनके साथ क्या होने वाला है। तो इसी कारण वो बौखलाहट में गाली गलौज और दुनिया भर की बातें पे आ चुके हैं। तो ये हद बढ़ भी सकती है ना, ये भी आप समझ लीजिए। ये गाली गलौज से बात आगे भी बढ़ सकती है, और उसमें ये सब लोग बहुत अच्छी तरह से माहिर हैं। तो इसलिए ये चुनाव जो हैं वो किसी महाभारत से कम होने वाले नहीं हैं। हिंसा भी देखनी पड़ सकती है, ऐसी संभावना भगवान न करे इस तरह की स्थितियां पैदा हों और शांतिपूर्ण तरीके से मतदान हो जाए, वही हम सब लोग की चाहत है। लेकिन चुनाव को किसी भी हालत में जीतने की इच्छा से ये सारी बातें घटित हो सकती हैं। अब आइए कि इस चुनाव में क्या होने वाला है, यानी कि कितनी सीट, जैसे भाजपा दावा कर रही है कि 400 पार, तो क्या हो सकती है। तो देखिए, कल तक किसी मामले से मैं अपने जो मैंने बना के रखे हुए थे आंकड़े, उन पे दृढ़ था और अभी भी मैं दृढ़ हूँ। उस हिसाब से मुझको ये लगता है, यद्यपि अभी कोई दूसरे लोग इस पर टिप्पणी नहीं कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि नहीं, 400 पार तो संभव नहीं होगा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ पूरे दावे के साथ कि 405 से 416 मिलने की पूरी संभावना है। हाँ, यहाँ पर मैं एक बात और जोड़ना ज़रूरी समझता हूँ, जो मैं भूल रहा था, वो यह कि चूंकि आज टेक्नोलॉजी का युग है, इस टेक्नोलॉजी के युग में कुछ भी चीज़ें टेक्नोलॉजी की मदद से संभव हो सकती हैं। तो और चूंकि इसमें बड़े बड़े देश शामिल हैं, तो वो अपनी टेक्नोलॉजी का उपयोग भी करेंगे, ये भी मान के चलिए। अब उससे मोदी जी और उनकी भाजपा कैसे निपटती है, यह बाद में पता चलेगा। तो ऐसी स्थिति कुछ रही तो फिर परिणामों के बारे में थोड़ा सा फिर से सोचना पड़ेगा। अन्यथा यदि
आज इस तरह से जो चल रहा है, उस स्थिति में आज अगर चुनाव होते हैं तो 405 से 416 निश्चित रूप से आप मान के चलिए। क्योंकि ये जो लोग इसके लिए नकारात्मक तरीके से जो कह रहे हैं, वे केरल, तेलंगाना, तमिलनाडु, बंगाल और आंध्र, इन पर भाजपा को नकार रहे हैं, पूरी तरह से नकार रहे हैं। जबकि आज स्थिति बदल चुकी है। तमिलनाडु, केरल में भी भाजपा ने अपने पैर जमा लिए हैं। तेलंगाना में स्वयं वहाँ के मुख्यमंत्री भी यही चाहेंगे कि मोदी सरकार ही आ जाए, ताकि हमारा काम चलता रहे। भैया, हम तो आ गए, हम तो अपनी सरकार पर बैठ गए, अब मोदी सरकार रहे चाहे कांग्रेस की रहे, तो उससे हमको क्या फ़र्क पड़ना है। तो ये तेलंगाना में भी फ़र्क पड़ेगा। आंध्र में तेलुगु देशम के साथ में समझौता करने से भाजपा को और तेलुगु देशम दोनों को लाभ होगा। और बंगाल में जो स्थिति बन रही है, उससे यह लगता है कि बंगाल में भी इस बार पिछले की तुलना में कहीं ज़्यादा सीट भाजपा को मिलेंगे। तो ऐसा हमारा अनुमान है। अब देखिए, आगे देखिए होता है क्या। और आज मैं इस बात को यहीं विराम देना चाहूँगा, और आने वाले समय पर और भी नए विषयों पर हम चर्चा करते रहेंगे। कृपया आप यदि सब्सक्राइब आपने नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें। और मैं आपसे फिर से एक बार विनती करता हूँ कि कृपया लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर करें, ताकि अधिक से अधिक तक यह वीडियो लोगों को तक पहुँचे। जय श्री राम। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।